Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So student, let's start diverse nature of Indian state. अब as we know that India is a democratic country, so there is a variety of regions, diversities हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. तो द इंडियन नेशन स्टेट इज सोशली एंड कल्चरली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. लैंग्वेज के बेस के ऊपर, कल्चर के बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ हमारे कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है और अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं. तो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, बट रिलीजन, लैंग्वेज एंड अदर such as institution have not been removed from the public sphere. अब ठीक है, माना गया है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन हमारी रिलीजन है, लैंग्वेज है या दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक के बेस के ऊपर जहाँ पर वो वहीं पर ही विद्यमान है, वहीं पर ही एग्जिस्ट करते हैं. उसके अंदर किसी भी तरह का किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. The communities based on the social institution have been explicitly recognized by the state. अब जो स्टेट जो फॉर्म हुए थे वो भी कम्युनिटीज़ के बेस के ऊपर, जस्ट लाइक जिससे तमिलनाडु फॉर्म हुआ तमिल लैंग्वेज के बेस के ऊपर, बंगाल फिर फॉर्म हुआ बंगाली के बेस के ऊपर. तो उस बेसिस के ऊपर जो स्टेट फॉर्म हुए थे उसकी जो एक्सप्लिसिटी वो एग्जिस्ट करती है. तो इट रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट एफर्ट्स टू एंड द कल्चरल एक्सक्लूजन of the diverse group and to build a multiple and complementary identity. यानी इसके बेस के ऊपर जो लोग थे अपने अपने तरीके से अपने अपने जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, कल्चर है उसको फॉलो कर सकते थे. किसी के साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. तो इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल स्पेस आर यूटिलाइज्ड बाय द सिटीजन टू आइडेंटिफाई देयर नेशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी. अब जो इंस्टीट्यूशन थे या जो पॉलिटिकल स्पेस यानी पब्लिक प्लेस के अंदर उनको भी यूटिलाइज किया गया सिटीजन्स के थ्रू, जिसके अंदर नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जा सके. दिस स्ट्रेंथन देयर ट्रस्ट इन द कॉमन इंस्टीट्यूशन. अब उसके बेस के ऊपर एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर एक ट्रस्ट जनरेट हुआ एंड मोटिवेट देम टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. और इस बेसिस के ऊपर हम हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के अंदर भी सक्सेस रहे थे. अब नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. अब यानी नेशनल यूनिटी को मेंटेन करते हुए हमारी कल्चर डाइवर्सिटी को भी एग्जिस्ट कराना था. तो इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन ए मीन्स ऑफ अकोमोडेटिंग रीजनल सेंटिमेंट. अब उसके बेस के ऊपर हमारे जो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म की गवर्नमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो रीजनल सेंटिमेंट्स है, लोगों की जो उस रीजन के ऊपर जो भावनाएं हैं उनका भी ध्यान में रखा गया. तो इंडियाज डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ट्राइब्स एंड रिलीजन also encourages geographical concentration as identified markers in the particular region. तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, कल्चर है, अलग अलग तरह की ट्राइब्स है, अलग अलग तरह के रिलीजन के जो लोग रहने वाले लोग थे, तो जोग्राफिकल कंसंट्रेशन यानी जो जिस जगह के ऊपर ज़्यादा लोग उसके रह रहे हैं, उसकी मेजॉरिटी जहाँ पर रह रही है उस रीजन को उसी के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाने लगा. जस्ट लाइक जैसे नागालैंड है, इसको जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर डेवलप किया गया क्योंकि जो ये एरिया था टोटली हिली एरियाज था. तो इंडियन स्टेट इनिशियली फॉलोड द ब्रिटिश अरेंजमेंट ऑफ प्रोविंशियल डिवीजन कॉल्ड प्रेसिडेंसी. स्टार्टिंग के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वी आर हैविंग ओनली 8 प्रेसिडेंसीज और उसी सिस्टम को हमने आगे बढ़ाया था. लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया या उसके बेस के ऊपर अलग अलग तरह के स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इमर्ज किया जाए, तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके बेस के ऊपर स्टेट को भी डेवलप किया गया. तो मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता ये मेन प्रेसिडेंसीज थी उस समय के हिसाब से. उसके बाद में जो स्टेट्स थे यानी लेटर स्टेट्स वर चेंज एंड रीनेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड लैंग्वेज. उसके बाद में जो स्टेट थे वो उनकी एथनिसिटी के बेस के ऊपर, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर उनके नाम डेवलप होने लगे. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका तमिलनाडु है,
जो तमिल लैंग्वेज के ऊपर डेवलप हुआ, बंगाल है, बंगाली के ऊपर डेवलप हुआ, महाराष्ट्र है, मराठी के ऊपर हुआ, गुजरात, गुजराती के ऊपर हुआ। तो ये अलग अलग एथनिसिटी और लैंग्वेजेस के बेस के ऊपर ये अलग अलग स्टेट्स हमारे यहाँ पर डेवलप हुए थे। तो दीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ ए सेमी फेडरल स्टेट कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये सारी जो चीज़ें थी, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, उन्हीं को क्या नाम दिया गया? यूनियन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। द ओल्ड बॉम्बे स्टेट दैट कंटिन्यूड एज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज ए मल्टीलिंगुअल स्टेट ऑफ मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी स्पीकिंग पीपल। अब जब हम बात करें कि इस चीज़ के अंदर केवल यही ध्यान नहीं रखा गया कि भाई पर्टिकुलर उसी जगह के ऊपर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर है जो मल्टीलिंगुअल था, यानी कई सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती थी। मराठी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोंकणी है, सभी तरह की लैंग्वेज को बोलने वाले लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो मद्रास स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। अब यहाँ पर भी अलग अलग जो तमिलनाडु के अंदर जो लोग थे वो भी अलग अलग उसको बोलने वाले लैंग्वेज को बोलने वाले लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो उसके बेसिस के ऊपर इन एडिशन टू द प्रेसिडेंसी एंड प्रोविंसेस देयर वर आल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। अब ये तो हमारे इंडिया के अंदर था ही सही, लेकिन इसके अलावा करीब 565 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे और वो प्रिंसली स्टेट की अपनी अपनी कल्चर था, अपनी अपनी डाइवर्सिटी थी। जो लार्ज प्रिंसली स्टेट जो इंडिया के अंदर इंक्लूड हुए, मैसूर, कश्मीर, बड़ौदा एटसेट्रा। तो इसके अलावा वह जो होलकर्स ऑफ बड़ौदा वगैरह के इन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से उसको अपने जो इनका पार्ट था हमारा इंडिया के अंदर उस पार्ट को इन्वॉल्व कर दिया। तो आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द यूनिट्स ऑफ द कॉलोनियल एरा वर रीऑर्गेनाइज्ड इनटू एथनो-लिंग्विस्टिक स्टेट्स विद इन द इंडियन यूनियन। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के अंदर डेवलप होते गए उसके अंदर जो कॉलोनियल एरा के अंदर जो यूनिट्स थी उन सारी यूनिट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया एथनिसिटी के बेस के ऊपर और इन सबको मिला करके एक इंडिया बनाया गया। तो लैंग्वेज वाज कपल्ड विद द रीजनल एंड ट्राइबल आइडेंटिटी। अब लैंग्वेज के बेस के ऊपर रीजनल और ट्राइबल दोनों तरह की आइडेंटिटी सामने आ रही थी। And not religion to provide the most powerful instrument for the formation of the ethno-national identity in India. So this idea was backed up by the institutional structure which could ensure ethnic visibility as relatively autonomous unit within a larger federal structure. अब ये जो आइडिया था हमारा जिस बेसिस के ऊपर हमारा कल्चर, एथनिसिटी वगैरह जो डेवलप होती जा रही थी, तो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थे जिसको कि एथनिक बेस के ऊपर डेवलप किया गया था वो बिल्कुल एक तरह से लार्ज फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी सामने आया था। In India, this is done by the constitutional provision that define the powers of the state and the center. अब इंडिया के अंदर भी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का भी स्टेटस प्रोवाइड किया गया जिसके बेसिस के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों की पावर्स जो अलग अलग पावर है उनको डिफाइन किया गया। तो इंडिया गवर्नमेंट एक फेडरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 1949 के अंदर लिख करके कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को। सेंट्रल गवर्नमेंट और उस समय पर 25 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। पार्लियामेंट के अंदर हमारे वी आर हैविंग 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी दैट इज़ नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। अब उस बेसिस के ऊपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर हमने हमारे इन स्टेट्स को दूसरी चीज़ों को सामने लिया था। अब इसके बाद में जो इंडिया के सामने जो मेजर चैलेंजेस आए थे, तो डाइवर्स पॉपुलेशन है, मिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अब अलग अलग पॉपुलेशन है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी ओपिनियन अलग अलग है, सबके जो रिलीजन को मानने का तरीका सबका अलग अलग है। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे इंडिया के अंदर कि सारे लोगों को कैसे एक किया जाए। तो देयर आर कल्चरल इश्यूज रिलेटेड विद द रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज़ के ऊपर कई सारे इश्यूज सामने आए थे। अब दीज इश्यूज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रिलेटेड ग्रुप। अब इन सारे इश्यूज़ को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। जो एक तो था आपका माइनॉरिटी, दूसरा था आपका मेजॉरिटी इशू। यानी माइनॉरिटी का अंदर है जो पीपल्स हु आर लेस इन नंबर एंड मेजॉरिटी मीन्स द पीपल हु आर लार्ज इन नंबर। अब इसके बेस के ऊपर सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म ये 2 जो
आइडेंटिटी थी या फिर अपन कह सकते हैं जो थिंकिंग थी वो भी डेवलप हो गई थी। अब सेक्युलरिज्म के अंदर क्या चीज़ सामने आई थी, यानी कोई भी पर्सन जो हमारे यहाँ पर है, रह रहा है, आराम से कर रहा है, तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, कास्ट का है, क्रीड का। अब कम्युनलिज्म इशू ये भी एक सामने आने लग गया था, क्योंकि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी अपने रिलीजन को दूसरे के से ज़्यादा सुपीरियर समझ रही थी। तो सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म आर रिलेटेड टू द स्टेट रिलेशनशिप विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग दैट इन्वॉक रिलीजन एज देयर प्राइमरी आइडेंटिटी। अब इसके बेस के ऊपर दोनों ही चीज़ें ये स्टेट रिलेशनशिप से और रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुपिंग होने लगी, यानी इसके बेसिस के ऊपर अब राजनीति होने लगी। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इन्वॉल्व डिसीजन ऑन हाउ द स्टेट ट्रीट्स डिफरेंट रिलीजन। अब इसके अंदर दोनों ही ग्रुप के लोगों को इन्वॉल्व किया गया कि भाई आखिर में स्टेट अपना डिसीजन किस तरह से ले रहा है और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ उसके बेसिस के ऊपर वर्क कर रही हैं। अब कम्युनलिज्म की बात करें तो कम्युनलिज्म रेफर्स टू द एग्रेसिव शोविनिज्म based on the religious identity, which is an attitude that sees that one's own group as the only legitimate group। यानी एक ग्रुप के लोग जो कि अपनी पावर में रहते हैं या जो अपने रिलीजन को, अपने ग्रुप के लोगों को दूसरे ग्रुप से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और ये देखते हैं कि केवल वही ग्रुप है जो लेजिटिमेट ग्रुप है जो कि रूल करेगा, दूसरे ग्रुप के लोगों को इग्नोर करते हैं। ये जो फीलिंग है इसी को क्या बोला गया है, आपका कम्युनलिज्म का नाम दिया गया है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट रिलीजन, यानी केवल ये क्या है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन के बेसिस के ऊपर नहीं है। कम्युनिटीज आर इंटेंसली इन्वॉल्व विद रिलीजन दो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल फेथ एंड कम्युनलिज्म। अब जो आपस के अंदर जो कम्युनिस्ट है ये आपस के अंदर रिलीजन के बेस के ऊपर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जबकि इनका आपस के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता। तो एक कम्युनिस्ट is not necessarily a devout behavior but does the believe in political identity based on religion। अब इसके अंदर जो कम्युनिस्ट है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर किसी एक को या दूसरे की पॉलिटिकल आइडेंटिटी के अंदर बिलीव करे या नहीं करे, जो कि रिलीजन के ऊपर बेस हो, और वो अपने तरीके से भी अपने आइडेंटिटी को भी आगे बढ़ाता है। तो कम्युनलिज्म इन इंडिया इज ए सोर्स ऑफ टेंशन एंड वायलेंस। जो हमारे कंट्री की हम बात करें तो ये जो कम्युनलिज्म है एक तरह से एक सोर्स बन गया, किस चीज़ का, टेंशन का, वायलेंस का। अब कम्युनलिज्म जो राइट्स है, पीपल है, ऑलवेज है जो क्या बोलते हैं इसके अंदर जब क्रिएट होता है सांप्रदायिक रूप से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, तो किल कर देना, रेप कर देना, दूसरी जो कम्युनिटीज़ को है जो क्या लोगों को लूट लेना, कर लेना, इस टाइप की है जो घटनाएं, एक कॉमन से फीचर्स उसके अंदर सामने आते हैं। तो टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट्स कैन आल्सो बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल राइट। अब इसके अंदर गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है जो रूलिंग पार्टी कैन क्लेम टू बी ब्लेमलेस इन दिस रिगार्ड। कोई भी पार्टी इसके अंदर ब्लेमलेस नहीं रह सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को रोका जाए। जस्ट लाइक जैसे बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश किया गया था 1992 में, तो एक पॉलिटिकल रैली जो डेवलप हो रही थी वो एक तरह से राइट के अंदर क्रिएट हो गया, उसके अंदर 1.5 लाख के लोग करीब लोग जो इन्वॉल्व हो रहे थे। अब ये इसके अंदर है जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि उसके अंदर उन्होंने साथ दिया था। The most traumatic contemporary instances of communal violence occurred under the rule of the major political parties of India। ज़्यादातर जो हैं जितनी बड़ी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया के अंदर जो रही हैं उसी के अंदर हुआ। दूसरा अपन एग्जांपल दिया 1984 के अंदर जो एंटी सिख राइट्स डेवलप हुआ था दिल्ली के अंदर, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, तब उसके बाद डेवलप हुआ था। तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट का ही रोल था एक इसके अंदर। तो The unprecedented scale and spread of the anti-Muslim violence in Gujarat in 2002 took place under the BJP government। तो कहने का मतलब क्या है कि एक के बाद एक कई तरह के जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद अलग अलग गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर एक के बाद एक डेवलप होते गए। जब हम सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म मीन्स ए पर्सन और स्टेट इज वन दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी आप है जो कि ये वी कैन से दैट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, और जो गवर्नमेंट है वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। तो सेकुलरिज्म इज द अपोजिट ऑफ द रिलीजियस शोविनिज्म एंड इट नीड नॉट नेसेसरली इम्प्लाई हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एनी रिलीजन। यानी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट के अंदर हम जा कर के कोई
उसके दुर्भावना नहीं रखे। तो इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स द सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड द स्टेट। यानी अब इसको अगर हम वेस्टर्न साइड से देखें तो यानी चर्च और स्टेट दोनों को अलग अलग कर देना, किसी के साथ में किसी का भी कोई लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर रहा, उस वे के अंदर ये चीज़ सामने आती है। अब इसके चैलेंजेस, तो सेक्युलरिज्म में वॉलेंट्री पर्सनल प्रैक्टिस एंड नॉट मैंडेटरी ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है, वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर पर्सनल प्रैक्टिस जो आदमी करता है, यानी किसी के बेस के ऊपर या ज़बरदस्ती उसके ऊपर किसी को कोई चीज़ थोपी नहीं जाती। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, यानी जो गवर्नमेंट है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली रेस्पेक्ट देगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम एंड डिग्निटी टू ऑल इट्स सिटीजन। अब इस चीज़ की हमारी गारंटी भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आप इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सबके साथ में फ्रीडम का, सबको डिग्निटी प्रोवाइड की जाएगी। तो हाउएवर इन रियलिटी मैनी फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो the minorities are given special protection as the political system recognize them as the disadvantaged group vis-a-vis the majority community। अब इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किया गया है माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए कि वो भी अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनको भी किसी भी सारे वही राइट्स प्रोवाइड होंगे जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवाइड है। तो सम ग्रुप्स एलेज दैट सेक्युलरिज्म इज नॉट ओनली एन एक्सक्यूज to favor the minorities as they are the vote bank for the dominant political group। अब ये भी आदमी सही है, कुछ लोग इस चीज़ का आरोप भी लगाते हैं कि सेक्युलरिज्म एक एक्सक्यूज के रूप में सामने आता है जिसमें कि जो माइनॉरिटी पीपल है उनको एक तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में यूज में लिया जाता है। अब उसके अंदर आप टाइम टू टाइम अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को अपने साथ में लेकर के पॉलिटिक्स करती है, तो पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ सामने आती है। तो पॉलिटिशियंस मेक प्रॉमिस फॉर न्यू पॉलिसीज टू गेट द वोट्स फ्रॉम पीपल। अब नई नई पॉलिसीज़ का उनसे प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम पावर में आए तो आपके लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। तो देयर प्रॉमिसेस शुड बी एनालाइज दैट वेदर दे आर फॉर द पॉलिटिशियंस इंटरेस्ट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो प्रॉमिस जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो पॉलिटिशियंस किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, कहीं वो अपने ग्रुप को, वेलफेयर ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नहीं कर रहे, या फिर वो एक पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर ये सारे किए जा रहे हैं। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर ये चीज़ सामने आती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।